नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। यूपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, सियासी सरगर्मियां उसी तेजी से बढ़ रही हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ किलेबंदी में जुटे हैं, अलग अलग रणनीतियों पर काम हो रहा है, नेता ड्यूटी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। खास बात यह कि इन चुनाव में मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। साफ है कि जिम्मेदारी को पूरा करके नेताओं का कद बढ़ता है। दोनों तरफ से ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो पार्टी के लिए यूपी जाकर पसीना बहा रहे हैं। देखेंगे, उन नेताओं के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो एमपी कनेक्शन है कितना कारगर रहेगा, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। यूपी में चुनावी रण, एमपी का कनेक्शन। बीजेपी कांग्रेस के क्षत्रप यूपी में दिखाएंगे दम। उत्तर प्रदेश चुनाव में मध्य प्रदेश के नेता भी दम आजमाने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ के कई नेताओं की उत्तर प्रदेश के रण में चुनावी ड्यूटी लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूर्वांचल के बलिया से रैली करवाकर इसकी शुरुआत भी कर दी। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने वहां कमाल किया था। खासकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने प्रभार की सीटों पर 100% रिजल्ट दिया था। इस बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश से इन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। न सिर्फ मंत्री विधायक बल्कि चुनावी मैनेजमेंट में उस्ताद माने जाने वाले मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री एतानंद शर्मा और पूर्व संगठन मंत्री अरविंद मेनन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बुंदेलखंड से आने वाली फायर ब्रांड नेता उमा भारती को भी बीजेपी चुनावी जिम्मेदारी देगी। इसके अलावा सरकार के बड़े चेहरों में गोपाल भार्गव, अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, गोविंद राजपूत, विश्वास सारंग, उषा ठाकुर, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग और राम खिलावन पटेल भी अहम जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा देश एक रूप में मानती है, इसलिए अपने उन सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ जहां हमारी सहयोगी भूमिका बनेगी, उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। योगी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यूपी दौरा जारी है। वो दिल्ली से यूपी के चुनावी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं सत्यनारायण पटेल को हाल ही में आला कमान ने प्रियंका गांधी के साथ यूपी में प्रभारी सचिव के तौर पर तैनात किया है। जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विंध्य से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, युवा चेहरे जीतू पटवारी, यूपी बॉर्डर से लगे भिंड के सीनियर एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह को भी आला कमान जल्दी उत्तर प्रदेश में उतारेगा। कांग्रेस की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को यूपी के सीमावर्ती जिलों में उतारा जाए, और वो भी पूरी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ। वो लगातार स्थितियां जो गंभीर है, इसके खिलाफ ये चुनाव है। हम सब पहुंचेंगे और कई क्षेत्रों में जाके कांग्रेस के साथ काम करेंगे और कहीं ना कहीं जनता को बताएंगे कि जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे, जो काले धन लेने का वादा करके आए थे, जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पे कई बड़ी बड़ी बातें करी थी, इन मुद्दों का क्या, वो मूल मुद्दों पर कैसे राजनीति को लाया जाए, इस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कंसंट्रेशन रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य अंचल से जुड़ी है। इन अंचल से आने वाले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों को यूपी विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी मिलना तय है। देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता यूपी इलेक्शन में क्या कमाल करते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, कार्यक्रम घोषित हो चुका है और इस बीच पार्टियां अपना पूरा जोर लगाएंगी और यहां प्रदेश के असरदार नेता वहां जाकर दमदार प्रदर्शन करें, इसकी भी पूरी तैयारी दोनों पक्षों ने कर ली है। अपने यहाँ के वरिष्ठ नेता और खास तौर पर वो इलाके, वो जिले जहां से यूपी सटता है, उन इलाकों के नेताओं को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के नेता तो खैर सक्रिय काफी पहले से हैं। हमारे साथ में इस वक्त दो बहुत खास मेहमान हैं। रामकिशोर दोगने साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे। उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार और सीनियर प्रवक्ता हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर।
उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी एक लंबा तजुर्बा रखती है, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के हालात यूपी चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी, जवाबदारी वहां कहीं ज्यादा अहम हो जाती है। लिस्ट आना शुरू हो गई हैं, प्रदेश के नेता वहां कितना कमाल करेंगे वक्त बताएगा, लेकिन किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे वहां? अब पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है और कार्यकर्ता की क्या भूमिका होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, वो अपने कार्य को किस प्रकार से संपादित करेगा, ये सारी चीजें जो है वो संगठन तय करता है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी नेतागण हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ नेतागण हो, मंत्रीगण हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी प्रभावी भूमिका कैसे हो सकती है, उनका वहां पर चुनाव में क्या उपयोग किया जाना चाहिए, उनकी जनसभाओं में कितनी आवश्यकता है, बूथ प्रबंधन में उनकी आवश्यकता कितनी है, टोली और समूहों की बैठक में उनकी आवश्यकता कितनी है, तो ये सारा काम उनसे किस प्रकार करवाना, ये वहां की जो स्थानीय चुनाव प्रबंधन समिति होगी, ये कार्य निर्धारण को चुनाव प्रबंधन समिति तय करेगी। और चुनाव प्रबंधन समिति कार्यकर्ता की क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर और उनकी प्रभावशीलता के आधार पर उनके कार्य का निर्धारण करती है। तो जैसा काम वहां की चुनाव प्रबंधन टोली तय करेगी, वैसा काम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो वहां पर उस चुनाव में अपेक्षित है, वो जाकर उस कार्य का संपादन करेंगे। तो निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टया लगता है, पिछले भी चुनाव का हमको अनुभव है, मध्य प्रदेश से बहुत सारे कद्दावर नेताओं को भेजा गया था और इस बार भी भेजा जा रहा है, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी को भी भेजा जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान तो मुझे लगता है कि देश भर के लोकप्रिय नेताओं में शामिल है, तो उनका भी बहुत बड़े व्यास पर, बहुत बड़े स्तर पर वहां पर उपयोग होना है और बड़ी जनसभाएं, बड़ी जन रैलियां भी माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पर की जा सकती है। हमारे केंद्र के जो नेता है, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या प्रहलाद सिंह जी पटेल हो या आदरणीय उमा श्री भारती जी हो और या मध्य प्रदेश के हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हो या बाकी के जितने हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, तो कमोबेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं को वहां पर जवाबदारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी और निश्चित रूप से वो सकारात्मक परिणाम लाने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और विशेष करके जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए जिले हैं, उनके अंतर्गत जो विधानसभाएं आती है, जो अभी आपने उल्लेखित भी करी थी इस पैकेज में, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो हैं, वो बहुत ज्यादा जाकर प्रभावी रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वापस उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, उसमें मध्य प्रदेश की आहुति, मध्य प्रदेश की सहभागिता भी दर्ज कराएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी या वीडी शर्मा जी, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो भूमिका रही थी उसमें 100% रिजल्ट रहा, कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब की बार परिस्थितियां बदली हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने वहां पर यह कहा है कि वहां भगदड़ सी मची है और उन तमाम इलाकों में गोरखपुर समेत समाजवादी पार्टी की जीत होगी। खैर, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा कमेंट हम यहाँ से बैठ के नहीं करते, लेकिन अब की बार की चुनौतियों को आप मध्य प्रदेश के नेता चूंकि वहां जिम्मेदारी में जा रहे हैं, तो पिछली बार से आप बढ़ा पाते हैं कि कम पाते हैं? एक तरफ इतने बहुमत से बनी हुई एक मजबूत सरकार का दावा और उनके कामकाज, दूसरी तरफ पार्टी की वर्तमान स्थिति, कई सारे नेताओं का जाना और फिर यहां प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की अब सरकार बनी है, इन नेताओं का जाना, क्या पहले से चैलेंजेस बढ़े? पुनीत जी, मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब देता हूं, फिर हम रामकिशोर जी भाई साहब को सुनेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने कराए। पुनीत जी, भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट निर्धारण की अपनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय इकाई होती है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसका अपना आकलन, अपना विश्लेषण होता है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते या कुछ नेताओं के व्यक्तिगत प्रदर्शन के चलते उनके कारण वो सीटें जो हैं वो कमजोर स्थिति में आती है, तो इस प्रकार के नेताओं को पार्टी ने संकेत किया होगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या धर्मपाल सैनी जी हो या बाकी के जो नेता बंधुगण भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं, तो उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से नुकसान होना है, ये कतई सच नहीं है। हमें तो इस बात का लाभ प्राप्त होना है और भारतीय जनता पार्टी रंचमात्र भी चिंतित नहीं है। अगर हमको ये लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भारतीय जनता पार्टी के जहाज में जरा सा भी बैलेंस इनबैलेंस हो सकता है, तो हम उनके टिकट की आश्वस्ति देते, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस प्रकार की कोई आश्वस्ति नहीं दी। जिस प्रकार की ब्लैकमेलिंग की राजनीति पर वो उतारू थे, खुद को भी टिकट चाहिए था, बेटा बेटियों के भी टिकट चाहिए थे और उनके खुद के जीत के ठिकाने नहीं थे। तो ये जो सारे लोग जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित नहीं करते हैं।
चूंकि एक बहुत बड़ा सच ये है कि उत्तर प्रदेश में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, जातिवादी जो एक फैक्टर होता है वो उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ ज्यादा प्रभावशाली ढंग से भूमिका निभाता है। तो मौर्य समाज में हमारा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो हमारे यहाँ दूसरे दल से चलकर आए थे, और जिस दूसरे दल से वो चलकर आए थे उस दूसरे दल में वो तीसरे दल से चलकर आए थे। तो उनका ये चला चली का स्वभाव शुरू से है। उनके जो पैर में है वो चक्कर है, और वो चक्कर है जो वो राजनीति के स्वार्थ के कारण है। तो हमारा चेहरा तो मौर्य समाज में केशव प्रसाद मौर्य, तो वो तो हमारी जगह स्थायी है। और एक बात जो पुनीत जी आपने महत्वपूर्ण कही थी उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। एक सोशल मीडिया पर सुबह से चल रहा है, मीडिया ट्रायल जैसा चल रहा है कि जो अखिलेश यादव जी ने एक डायलेक्ट डिलीवर करा है कि गोरखपुर अभी चले गए, 11 मार्च को जाना था। तो गोरखपुर परंपरागत सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन कहां लड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी ये सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पर उनके टिकट का निर्धारण वो स्वयं नहीं कर सकते, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करा। और इसके पीछे का विचार चिंतन यह है कि गोरखपुर का जो मतदान होना है वो छठे चरण में होना है। अब छठे चरण में मतदान होगा तो जो पहले के 5 चरण है उसमें हमारे जो वहां के नायक है योगी आदित्यनाथ जी, वो 5 चरण के अंदर भरपूर चुनाव प्रचार कर पाएंगे। मैं फिर आपके पास लौटूंगा इस बात से। तो अब की बार आप चुनौतियों को ज्यादा पाते हैं कम, लेकिन आप थोड़ा दोगने साहब को सुन लेते हैं। रामकिशोर दोगने साहब भी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के भी कई नेताओं की जिम्मेदारी वहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत लगाई गई दोगने साहब, और जो परिस्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हैं, यहां के नेता वहां क्या कमाल करेंगे, ये प्रश्न बार बार कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उठता होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की भूमिका होगी? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस के सभी लोग लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी लगे हुए हैं, पहले से संगठन का काम चल रहा है। भाजपा में निश्चित हम लोग कमजोर, वहां यूपी में हम कमजोर थे, पर अब वो स्थिति नहीं रही है। हमारे लोग और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वहां काम कर रहे हैं, और वो संगठन से शुरुआत उन्होंने की है, और संगठन को मजबूत करने का काम कांग्रेस के सभी नेता वहां जाकर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी कई लोग लगे हैं, छत्तीसगढ़ से लगे हैं, दूसरे स्टेट में चुनाव राजस्थान से लगे हैं, उड़ीसा से लगे हैं, बिहार से लगे हैं, और सबको पहले जिले दिए थे, इसके बाद विधानसभा बांट दिया है, और सब काम कर रहे हैं। तो सब काम करने जा रहे हैं, और बड़े नेता जो हमारे हैं, जो स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे, वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, या और भी बॉर्डर से जो लगे सभी नेता हो, मुकेश नायक जी हो, ये सब लोग वहां जाकर और निश्चित की कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का सीधा काम है, वहां डेवलप हो रही है पार्टी, और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में जो रैलियां निकल रही है, महिलाओं की हो, चाहे बच्चों की हो, लड़कियों की हो, और महिलाओं को जो टिकट देने का वादा जो किया उन्होंने 40% का, उसका बहुत अच्छा रुझान आ रहा है, और लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाएं बहुत सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं भी लगा हुआ हूँ इलाहाबाद से, मैं अभी 3 दिन पहले आया हूँ। तो ये सब चीजें हो रही है, और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। भाजपा में तो पतझड़ जैसी स्थिति आपने देखा है, आपने खुद ही अभी बोला है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे। भैया, आपके पास कौन सी मशीन है जो आपके पास आते तो धुल के साफ हो जाते हैं, और आपके यहाँ से चले जाते तो बेकार हो जाते हैं? ये शर्मा जी जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तो ये नहीं है। वो जातिगत मौर्य समाज के नेता है, और मौर्य समाज के बड़ा वोट है, और वो चले गए तो निश्चित बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, और ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक नहीं कहे, आपने देखा है कि 8-10 नेता बड़ी समाज के जो जवान, क्योंकि पूरा जातिगत आधार पर चुनाव हो रहा, यूपी का चुनाव में भी गया हूं, देखा है, पूरा जातिवाद पे चुनाव हो रहा है। और जातिवाद पे जब चुनाव होता है तो जाति का नेता अगर इधर उधर होता है तो निश्चित जातियां भी इधर उधर जाती हैं, वो परिस्थितियां बन रही है। आपने देखा है उदाहरण कि अयोध्या से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के लिए वापस चले गए हैं, क्योंकि वहां उनको यहाँ विश्वास नहीं था कि हम जीत पाएंगे, इसलिए अयोध्या छोड़ के वापस चले गए। तो पहले अयोध्या से लड़ेंगे, फिर मथुरा से लड़ेंगे, और किस तरह का ट्रोल हो रहा था, पूरे फेसबुक पे, सोशल मीडिया में चल रहा था। पर इसके बाद वो वापस गोरखपुर गए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि मैं जीत पाऊंगा, इसलिए गोरखपुर गए हैं वो। और गोरखपुर उनकी पैतृक सीट है, उसके या उनकी हमेशा वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, लोकसभा भी जीते हैं, तो इसलिए वहां भागे हैं। तो वो परिस्थितियां बिल्कुल बन गई है, भाजपा की बहुत बुरी हालत हो गई है वहां। आप जाके देखें, पता करें तो बहुत
घबराए हुए हैं भाजपा के लोग और ठीक नेता भी है घबराए डॉक्टर हुए साहब, हैं। लेकिन और लेकिन सब एक नेता सवाल मेरा भाग रहे आपसे हैं था, वहां से। आप स्वयं चूंकि वहां से भाग होकर रहे आए, आप स्वयं बता रहे हैं कि आप होके आए जी। हैं, आपने वहां की परिस्थितियां देखी इतने वर्ष, मुझे स्वयं को भी हो गए वहां की राजनीति देखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां जातिवाद, कास्ट फैक्टर और वर्गों का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में हर बार कांग्रेस पार्टी एक नए फॉर्मूले पर काम करती है। अब की बार लड़कियों लड़ सकतियों के ऊपर काम कर रही है, उसका अच्छा प्रतिसाद भी कम से कम सभाओं में और फीडबैक मिल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो पुराने वहां फॉर्मूले चले आ रहे हैं, जहां पुराने वर्षों के जो समीकरण आ रहे हैं, उनसे अलग हटकर यह प्रयोग काम करेगा? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इन प्रयोगों के बलबूते ही आगे बढ़ रही है। नहीं नहीं, प्रयोगों के बलबूते नहीं, प्रयोग तो चलते रहते हैं। देखो, राजनीति में करना पड़ता है और आपने देखा बिल्कुल हम कमजोर थे, यूपी में कमजोर थे, 7 सीट इसलिए थी हमारी। और कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हमारा रहा कि हम लोगों ने समझौता करके दूसरे दलों से लड़े हैं और लड़ने में दलों ने जिनसे समझौता किया उन्होंने अपनी तो अच्छी सीटें ले ली, कांग्रेस को कमजोर सीटें दी हैं और उससे कांग्रेस कमजोर हुई थी। पर ये अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यूपी में पूरा का पूरा कांग्रेस लगी हुई है और पूरे जिले लेवल पे संगठन खड़ा हुआ। जिले लेवल पे हम लोगों ने काम किया है, जिले से लगा के नीचे ब्लॉक और ब्लॉक से नीचे हमारी ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायतें और न्याय सभाएं और इस तरह से ब्लॉक कमेटियां, पूरा सिस्टम बनाया और सिस्टम बना के ये सिस्टम हमारा 6 महीने 8 महीने पहले बन गया था। और उसके बाद अब कैंडिडेट चयन का और ये सब चीजें हुई हैं, तो अभी 125 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो काम पूरा का पूरा संगठनात्मक चल रहा है। हम कमजोर थे, ये मैं मानता हूँ और बिल्कुल हमारी पार्टी भी मानती, नेता भी मानते हैं कि हम लोगों ने जो समझौता करके लोगों के साथ में चुनाव लड़े तो उन्होंने हमको खत्म कर दिया था। जहां जहां हमारे लोग चुनाव लड़े वहां पार्टी खत्म हो गई थी। तो अब पूरा का पूरा संगठन खड़ा हुआ और संगठन के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। उसी से ये भीड़ दिख रही है आपको। महिलाएं निकलती नहीं है, से निकलती है कि आप खुद से लड़कियां बच्चियां रैलियां चल रही है, लेकिन अब भी कुछ फैक्टर हैं। तो ये उसी का दोगने साहब, अब भी कुछ फैक्टर हैं जिन पर मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे आपने स्वयं कहा और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी यहाँ कह रहे हैं कि उनके पास एक लंबा चौड़ा संगठन है, लंबे चौड़े संगठन के लोग हैं। वहाँ आपने कहा कई जगह पार्टी समाप्त हो गई, तो एक तो उस स्तर के ऊपर काम कि ज़्यादा लोग लगेंगे, कोविड की वजह से बड़ी सभाओं पर बैन है, हर जगह आपको अपने लोग नेता भेजने पड़ेंगे। तो क्या चैलेंज आपको लगता है कि पहले के मुकाबले बड़ा? इस पर आपका भी उत्तर लूंगा। तो यूपी इलेक्शन में मध्य प्रदेश का कनेक्शन ये कि कई सारे नेताओं की अहम जिम्मेदारियां हैं। उमेश शर्मा साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे दोगने साहब की बातों का, आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं दोगने साहब की बात पर तो कोई बहुत ज्यादा विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो अपनी सरकार उत्तर प्रदेश की के बारे में बात करना चाहता हूं। दोगने साहब का अपना आकलन हो सकता है और वो स्वाभाविक रूप से चूंकि प्रतिपक्ष की राजनीति करते हैं तो इस तरह के सतही आरोपों से हम बहुत ज्यादा चिंतित होते नहीं है। पर जो एक फार्मूला पुनीत जी आपने भी कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला फैक्टर है, जो दोगने साहब ने कहा था कि बहुत बड़ी भीड़ उमड़ कर आ रही है। तो इस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की जो पोस्टर गर्ल थी, जो शुरुआती दौर में सबसे बड़ा चेहरा बनकर भारतवर्ष में उभरी थी प्रियंका गांधी जी की सहायक के रूप में, वो डॉक्टर प्रियंका मौर्य थी। अभी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने 3 दिन पहले बड़े सनसनीखेज ट्वीट करे हैं और इस पूरे के पूरे अभियान की उन्होंने पोल पट्टी खोलकर रख दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि बच्चियों की भीड़ को किस प्रकार से स्कूल और कॉलेजों से प्रलोभन लेकर लाया गया, किस प्रकार के साथ उनके साथ भेदभाव करा गया। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रही है डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जिनको प्रियंका गांधी जी ने इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और मुझे लग रहा है कि टिकट में, खैर वो हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है, वो किस प्रकार के चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारती है। हर एक राजनीतिक दल की अपनी प्राथमिकता होती है, चयन का अपना मापदंड होता है। पर मुझे लगता है कि अर्चना गौतम जैसे चेहरे जो हैं वो इस कैंपेनिंग के सहारे उतारे गए हैं, जिसको देश भर बिकनी गर्ल के नाम से जानता है। कि मैं हर एक महिला का सम्मान करता हूं, मेरी भाषा कभी अभद्र होती रही है, पर मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार का ट्रोल किया जा रहा है, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं कि अभियान में 2 चेहरे बनकर उभरे। एक तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य थी जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी और दूसरी अर्चना गौतम जी है जो बिकनी गर्ल है। तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका गौतम जी तो आहत है, प्रियंका मौर्य जी, और जिनको टिकट मिला है हस्तिनापुर की विधानसभा से तो वो अर्चना गौतम जी है। खैर ये कांग्रेस पार्टी का अपना विवेक है। भारतीय जनता पार्टी जो है जो एक आपने पुनीत जी कही थी और रामकिशोर जी भाई साहब ने भी उस बात को दोहराया था कि योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से टिकट नहीं दिया गया और मथुरा से टिकट नहीं दिया गया। आपके यहाँ बीजेपी में नेता जो महिला नेता है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं?
इससे झलकता है। आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हो, ये झलक रहा है। भाई महिलाएं इकट्ठी हो रही है, आपकी सरकार है, वहाँ पे आपके नेता है, आपके अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, आपके कलेक्टर आपकी सुन रहा है, इसके बाद इतनी भीड़ आ रही है तो उससे पिछली मत होइए। और इस तरह की बातें मत कीजिए किसी के बारे में भी। वो अपनी व्यक्तिगत लाइफ में क्या है उसको छोड़िए, आप तो राजनीतिक बात कीजिए। राजनीतिक लोग हम हैं, ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर कहा ही नहीं है। सफल हो रहे हैं और ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। आपके परीक्षण क्यों लगी हुई है? आपके यहाँ गुर्जर समाज के नेता गायब हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। एक आखिरी बात है कि जो आधारभूत विकास का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और जिस तरह का माफिया का कुशासन समाप्त करा गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करा गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा और माफिया का समूल नाश करा गया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई है। आप दोनों के लिए कमोबेश एक जैसे सवाल है। उमेश जी और रामकिशोर जी, आप दोनों के लिए एक जैसे सवाल है। दोगने साहब, मेरा पहले आपसे सवाल है, आप इसी सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या कांग्रेस के लिए चैलेंज नहीं, मैं फिर कहूंगा कि हर बार एक नए प्रयोग के साथ में आती है, अच्छी बात है, राजनीति में नएपन के लिए आप कुछ प्रयोग करें, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रयोग कितने कामयाब रहे इनका इतिहास भी आपके सामने है। आप खुद ये बात एडमिट करते हैं एक नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि आपको मालूम है कि जहां समीकरणों की राजनीति, क्या वहां प्रयोग चल पाएगा? नंबर एक। नंबर दूसरा, जिसकी पृष्ठभूमि संघ की हो, जो वहां सरकार चला रहा हो, जो केंद्र में सरकार में हो, जिसके कार्यकर्ताओं के बलबूते वो चुनाव लड़ते हैं, उनसे उनके मुकाबले आप अपने संगठन में कई जगह खुद संगठन समाप्त होने की बात कहें, आपको लगता है चैलेंज आपके लिए कम नहीं है, आपके लिए सर्वाधिक चैलेंज है? बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, मैं मान रहा हूं और हमारे नेता भी मान रहे हैं, प्रियंका गांधी जी भी मान रही हैं कि चैलेंज हमें है और भरपूर चैलेंज का हम फायदा उठाकर ही काम कर रहे हैं। चैलेंज हमारे पास है। यूपी में हम लोगों ने देखा, बिल्कुल 7 सीटें हमारी थी, सिर्फ 403 में से, तो बड़ी दुर्भाग्य है और इसलिए इसी को देख के उन्होंने चैलेंज लिया है। प्रियंका गांधी जी ने को दूसरे स्टेट में बना रहे थे कि आप देखिए दूसरी जगह यहाँ मत होना चाहिए, यहाँ तो पार्टी खत्म है, पर उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया और चैलेंज स्वीकार करने के बाद आज यूपी में लगी हुई है वो, और खुद नेतृत्व कर रही है और खुद रैली में जा रही है, खुद क्षेत्र में घूम रही है, विधानसभा में जा रही है, जिले लेवल पे जा रही है और निश्चित मजबूत तरह। उमेश जी के लिए एक छोटा सा सवाल, ठीक है, चैलेंज लिया, आप देखते हैं चैलेंज का क्या होता है, लेकिन उमेश जी, बीजेपी जो सत्ता में है, जो केंद्र में भी सत्ता में, इसके बावजूद इतने नेता गए, एक माहौल जरूर क्रिएट किया, कितना असर रहा कि वो पता चलेगा बाद में, लेकिन इसके बावजूद यहां उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले सरकार बनाना आपको आसान लगता है या मुश्किल लगता है? क्योंकि यहां के प्रदेश के नेताओं के परफॉर्मेंस को भी वहां वो कैसा करते हैं उस पर नजर रहेगी प्रदेश के लोगों की। पुनीत जी, राजनीति कभी आसान होती नहीं है और हर एक चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, और भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी कार्य पद्धति है कि हम कितनी भी अनुकूलता में चुनाव के मैदान में उतरेंगे, पर हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात पुनीत जी आपने डिबेट के मध्यकाल में कही थी कि ये जो चुनाव है ये नवाचार वाला चुनाव है, इसमें बड़ी रैलियां आयोजित नहीं हो रही हैं, इसमें ना कोई साइकिल रैली है, ना मोटरसाइकिल रैली है, ना कोई नेताओं की रथ यात्रा हो रही, ना बड़ी आम सभाएं, ये फिलहाल तो सारी चीजें प्रतिबंधित है। तो अब ऐसे समय में ये जो चुनौती है, तो ये चुनौती में मुझे लगता है कि वही राजनीतिक दल बहुत ज्यादा माइलेज प्राप्त कर पाएगा कि जिसका अपना एक कैडर सिस्टम मजबूत हो, जो खोपड़ी और झोपड़ी तक अपनी बात पहुंचाने वाली टीम और टोली का प्रबंधन करने की क्षमता रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य वैशिष्ट तो है। भारतीय जनता पार्टी चलिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप दोनों ही इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं कि आपने अपनी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार किया कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, और इन चैलेंजेस को अगर अच्छी तरह समझा जाता है तो नवाचार वाला ये इलेक्शन एक अच्छे रिजल्ट को देगा, और इस अच्छे रिजल्ट में प्रदेश के नेता दोनों पक्षों के अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन करेंगे। ये प्रदेश के लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के लोग अपने नेताओं को वहां कैसा परफॉर्म करते हैं इसमें उनकी उत्सुकता रही। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए, डिबेट में आने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।